सोमवार को दरभंगा में इमारत-ए-शरिया बिहार ओडिशा झारखंड के महासचिव मौलाना शिबली अल कासमी की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर तहफूज़-ए-औकाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नए वक्फ कानून के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी निर्णय होगा उसके साथ इमारत-ए-शरिया खड़ी रहेगी। विरोध प्रदर्शन को लेकर जो गाइडलाइंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है और आगे जो भी जारी किया जाएगा उसमें हमारी भूमिका सबसे आगे रहेगी। साथ ही उन्होंने इस कानून को समर्थन देने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान की पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि इन लोगों को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने कहा कि लगातार केंद्र की सरकार हमारी शरीयत में दखल अंदाजी कर रही है जो अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम अब वक्फ पर बनाए गए काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि वो 16 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हम पूरे बिहार में घूमकर संविधान पर विश्वास रखने वाले लोगों को इकट्ठा कर किसान आंदोलन की तरह पूरे बिहार में चक्का जाम आंदोलन करेंगे। इस प्रेस वार्ता में मुफ्ती मोहम्मद हसनैन कासमी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह कासमी, कारी मोहम्मद अब्बास कासमी, कारी मोहम्मद अब्दुल्ला, रियाज अहमद कुरैशी, रसूल अख्तर साकी, अधिवक्ता सफीउर रहमान राइन, रेजाउल्ला अंसारी, अशरफ अहमद, जमीर खान, मोहम्मद जावेद, अखलाक खान आदि मौजूद थे। चूँकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, बिहार की एक बड़ी तंजीम इमारत-ए-शरिया के जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काला कानून बनाया गया है ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा ये कानून है। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं और इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बातें ये है कि जो सड़कों पे लड़ाई हमारी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके निर्देश से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए, 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे सुनवाई होनी है। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आगे की जो गाइडलाइन है कि हम इस लड़ाई को न सिर्फ सदन और न सिर्फ न्यायालय बल्कि सड़कों पे भी लड़ेंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि जिस तरह से भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप यहाँ से जाने के बाद एक लाएअमल तैयार कीजिए और पूरे बिहार में हम लोग इस मुहिम को लेकर के घूमेंगे और पटना में सारे लोगों को जमा करेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो या फिर रामविलास जी की पार्टी हो। मैं इन लोगों के खिलाफ पूरे बिहार के लोगों को पटना में जमा करके अपनी बातों को रखना चाहता हूं। एक विशाल विरोध प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं कि पूरे बिहार से बस चंद दिनों का मामला है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जैसे कोई निर्णय आता है या कोई उस पर टिप्पणी आती है उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में घूमेंगे इमारत-ए-शरिया के बैनर के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के साथ हम लोग घूम करके लोगों को पटना बुलाने की बात करेंगे और वहां से लड़ाई शुरू हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें, अगर ये गूंगी बहरी सरकार इसी तरीके से देश के लोकतंत्र और संविधान से खेलते रहेंगे तो ज़रूरत पड़ी तो हम किसानों से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे वो हाईवे जाम करना हो, चाहे देश का रेलवे जाम करना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि जो गरीबों की प्रॉपर्टी है जिससे गरीब को फ़ायदा होना है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ये वक्फ। आप समझिए, जो ज़मीनें यहाँ वक्फ की है वो भारत की ज़मीन है। भारत से उठा के इसको अमेरिका पाकिस्तान नहीं ले जाया सकता। एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सारी सरकारें रही हैं जिसने हमेशा, आप जो भी वक्फ बोर्ड है जिस स्टेट में भी है
आप समझिए कि वो सरकार उसका चेयरमैन चुनती है, उसको देख रेख करती है। तो जहां हमारी ज़मीनें लोगों ने हड़प कर रखा है, चाहे सरकार हो या लोग हो, उससे सरकार को चाहिए कि वो ज़मीन हमें छुड़वा करके दे, न कि उसके खिलाफ आप ऐसा कानून बनाएं कि फिर से बड़े पैमाने पे लूट डकैत हो। और कहीं ना कहीं ये केंद्र की सरकार का मंशा मुझे ये लगता है कि जिस तरह से देश का तिहाई हिस्सा इन्होंने अंबानी अडानी के हाथों गिरवी रख दिया है, फिर से ये वक्फ बिल ला करके हमारी ज़मीनों को गरीबों के हक को छीन करके ये अंबानी अडानी के हाथों देंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख के बाद हम लोग बिहार का दौरा करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो गांधी मैदान पटना घेरेंगे, और उससे भी ज़रूरत पड़ेगी तो देश के जहाँ जहाँ भी हाईवे हैं उसको जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे। ये देश मुख्तलिफ तहजीब संस्कृति का देश है। यहाँ सभी तरह के लोग आबाद हैं, अलग अलग धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। इस देश का जो कानून मुल्क की आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की निगरानी में बना, उनके कन्वीनरशिप में जो कानून बना, उस कानून में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया और उसे लाजमी बनाया गया कि इस देश में आबाद सभी धर्म के लोग अपने धर्म के मुताबिक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छे माहौल में रह सकें। इसकी कोशिश आप भी करते हैं और समाज में सब लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि देश में कोई ऐसा इशू खड़ा ना हो जिससे देश में किसी तरह का उथल पुथल पैदा हो सके। देश को सालिम रखना, महफूज रखना, मजबूत रखना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के मुखिया की बनती है। सेंट्रल सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के कानून की रक्षा करें, कोई ऐसा कानून और ऐसे हालात न लाए नए जिससे पूरे समाज में उथल पुथल पैदा हो सके। आप ये जानते हैं कि इस देश में सभी धर्म के लोगों के पास ऐसी ज़मीनें, ऐसी जायदादें हैं कि जिन लोगों ने गरीबों के लिए वो चीज़ें दान की। मुसलमानों के पास भी ऐसी बड़ी जायदाद है ज़मीन की प्रॉपर्टी की शक्ल में, जो पूरे मुल्क में फैली हुई है, जिसे ज़मीन वालों ने, जायदाद वालों ने हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर क़ुरबा के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, परेशान हालों के लिए, बीमारों के लिए, मुसाफिरों के लिए और उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं, उनके लिए उन्होंने दान किया। और इसे अच्छी नज़र से देखा जाना चाहिए कि वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को गरीबों के लिए मखसूस कर देते हैं, वो इस ज़माने में और पिछले ज़माने में भी कितने अच्छे लोग हो सकते हैं। इसकी अच्छाई को तस्लीम करते हुए सेंट्रल सरकार ने इसके हिफाजत के कानून बनाए। पूर्व में भी इस तरह के कई कानून बनाते और एक्ट और बिल की शक्लें होती रही और बिल फिर एक्ट की शक्ल में तब्दील होता रहा, लेकिन उन सब का हासिल यह था कि वक्फ की जायदादों को कैसे बचाया जा सके और वक्फ करने वाले ने जिस मकसद के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, उस मकसद में कैसे वो चीज खर्च हो सके। लेकिन आपने देखा कि 8 अगस्त 2024 को सेंट्रल सरकार के जरिए से एक बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। जैसे ही वो बिल आया, पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल मच गया और हर तरफ से इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। पार्लियामेंट में जिस टेबल पे इसे पेश किया गया, पार्लियामेंट में खुद हंगामा हुआ और आप सबको मालूम है कि फिर एक कमेटी बनाई गई, JPC बनाई गई, ताकि वक्त के इशू पर ठीक से सोच समझ लिया जाए, फिर कोई कानून बनाया जाए। अफसोस की बात यह है कि जो लोग उस कमेटी में मेंबर थे, उन मेंबरों ने ये बात कही, उन जो सदस्य थे इस कमेटी के, उन तमाम लोगों ने खुद अपनी बात ये रखी। उन तमाम नहीं कह सकते हैं, अपोजिशन में के जो जितने लोग हैं, उन लोगों ने ये बात कही कि इस कमेटी के चेयरमैन ने हम लोगों ने जो अपनी नोटिंग कराई थी, अपनी राय दी थी, उसे भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा। फिर आपने देखा कि पार्लियामेंट में उसे पेश किया गया, पार्लियामेंट से वो पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और इस मुल्क के सदर मोहतरम ने भी इसे दस्तखत कर दिया। फिर यह कानून बन गया, इज्जत बन गया, लागू हो गया। लेकिन मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप लोगों के हवाले से हुक्मरान वक्त तक और देश के तमाम उन लोगों तक जो देश को बचा करके रखना चाहते हैं, ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन कानून सब जमीन पर उतरेगा तो जमीन पर एक उथल पुथल का माहौल होगा। आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़े होंगे, गाँव से लेकर शहर तक
ایک بدامنی اور ایک فساد کا ماحول پیدا ہوگا. ان حالات میں اس دیش کے تمام دھرم کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایشو پر یکجٹ ہو کر کے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور وہ حکومت سے کہیں, سینٹرل سرکار سے یہ بات کہیں کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے, آپ نے جلدی بازی میں بنا لیا یہ قانون, آپ نے نہیں سوچا کہ اس سے وقت کی حفاظت نہیں ہوگی بلکہ یہ لٹ جائیں گے یہ زرگاشات, اور ملک میں لوگوں میں آپس میں تکرار ہوگا, اور ملک کا جو آئین ہے, دستور ہے, جو ڈھانچہ ہے, وہ سسٹم پورا توبالا ہو جائے گا. تو آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم سینٹرل سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس قانون زمین کی سچائی کو سمجھیے, آپ دھرتی پر اتریے اور دھرتی پر اتر کر کے دیکھیے کہ اس قانون کے کتنے نقصان دہ اثرات ہوں گے, لہٰذا اس قانون کو واپس لیجیے. ہم جہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس اسٹیٹ کے مکھیا ہیں جناب شری نتیش کمار جی, ان کی جو ایک چھوی رہی ہے, جو ان کی انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا یا جس طریقے سے لوگ ان کو جانتے ہیں, وہ یہ رہا کہ وہ سب کو لے کر کے چلنے والے ہیں. انہوں نے اس اسٹیٹ میں خاص طور سے امن کو باقی رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی. انہوں نے یہ چاہا کہ انصاف کے ساتھ اور سچا اور سب لوگ مل جل کر کے اس پردیش کے اندر رہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا تو ان کی پارٹی نے بھی اس کو قانون بنانے میں پورا سہیوگ دیا. میں وزیر اعلیٰ محترم جناب نتیش کمار صاحب سے آپ کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وقت گیا نہیں ہے, وقت ابھی بھی باقی ہے. آپ قانون کی واپسی کے لیے پھر سے سوچیں اور سینٹرل سرکار پر دباؤ بنائیں کہ ایک چیز جلد بازی میں ہوئی ہے اسے واپس لینا چاہیے. اسی طریقے سے اس اسٹیٹ میں ایک بڑی پارٹی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا ایک زمانے میں جناب رام ولاس پاسوان جی کا. انہوں نے یہاں کے سبھی فرق کو لے کر چلنے کی اور اپنی سیکولرزم شرح کو بچانے میں پوری زندگی خرچ کی, اور ان کے پتر آج ہیں چراغ پاسوان جی. چراغ پاسوان جی کو جو پارٹی ملی ہے یا جو طاقت ملی ہے, جو ورکرز ملے ہیں, وہ ان کے باپ کی طرف سے وراثت میں ملی. ان کو حفاظت کرنی چاہیے, اور ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ سینٹرل سرکار کے اس قانون کے کو واپس لینے کے لیے زمین پر اتریں اور وہ چیزیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہے اس کو آپ محفوظ رکھیں. میں چندرا بابو نائیڈو جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے کہ آپ نے نہیں سوچا کہ آپ نے ہمیشہ سبھی لوگوں کے ووٹ لیے ہیں اور لوگوں نے آپ کو اس مقام تک مکھ منتری کی کرسی تک پہنچایا. ان لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں جن کے حق کو بچانے کی آپ نے کوشش نہیں کی, فکر نہیں کی, اور آپ ان طاقتوں کے ساتھ ہو گئے جو طاقت اس دیش کے اندر اتھل پتھل کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے. میں چندرا بابو نائیڈو جی سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے جو کیا یہ غلطی ہوئی, غلطی کا وہ مان لینا اچھی چیز مت کرتی, اس سے خود اس انسان میں سدھار پیدا ہوا کرتا ہے اور اس سے مضبوطی آیا کرتی ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس قانون کو واپس لینے کے لیے پھر سے بیٹھے سینٹرل سرکار کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اس دیش کے مسلمانوں کی ایک بڑی سنستھا اور تنظیم ہے جس کو دیش کے سبھی لوگ مانتے ہیں, انہی کے آہوان پر ہم لوگ آج جمع ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کو اور دوسرے طبقات کو جس طریقے سے وہ گائیڈ کریں, میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو فالو کرنا ہے. خاص طور سے میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کے لیے جتنے گائیڈ لائنس جاری کیے ہیں اس کو آپ مانیے. اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ریلیز جو آج کل میں آئی ہے, وہ یہ تمام مسلمانوں سے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اس قانون کی مخالفت کرنی ہے, لیکن مخالفت کے طریقے وہی اپنانے ہیں جو قانون کے اپنانے ہیں, جس سے آپس میں کسی طرح کا انتشار پھیلانے والے کو کوئی فائدہ نہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے. وہ امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ اس قانون کے, اس ملک کے قانون کی رکشا کرتے ہوئے ہمیں اپنی بات پوری آزادی کے ساتھ رکھنے کا حق ہے اور اس طریقے سے رکھنے کا حق ہے
جو یہاں کے संविधान نے हमें दिया है। तो मैं मुल्क के मुसलमानों से, खास तौर से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के मुसलमानों से, इमारत शरिया के प्लेटफार्म से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस अंदाज से इस कानून के खिलाफ आंदोलन चलाने की हिदायतें दी हैं, हम उसका मुकम्मल ख्याल रखें और इश्तिहाल में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है। जो लोग, जो समाज, जो कौम गुस्से और इश्तिहाल में, भड़काव में आकर के कोई काम करते हैं, वो घाटे की तरफ जाते हैं। पूरे सूझबूझ के साथ, अक्लमंदी के साथ, देश के दूसरे भाइयों के को लेकर और दूसरे धर्म के भाइयों को लेकर इसके खिलाफ हमें आगे बढ़ना है। और मैं देश के दूसरे भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि आज शायद ये लग रहा है कि मुसलमानों का खालिश मामला है, लेकिन दान की हुई जमीनें, दान की हुई प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। आज मुसलमानों के लिए कानून बना है, लेकिन जब ये कानून नाफिज होगा तो कल मठ, मंदिर और गिरजाघर और दूसरे जो पूजा स्थल है उनके लिए भी कानून बनाया जाए और फिर उस कानून से सबका नुकसान होगा कि एक आदमी जो कमजोर लोगों के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है, अच्छाई के रास्ते इससे बंद होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, इस गुजारिश के साथ सेंट्रल सरकार इस कानून को वापस ले।